प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंटरपोलेशन के टॉपिक को कंटिन्यू किया था और एक वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलों को प्रूव किया था। वो फार्मूले बने कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। हमने इनकी मदद से दोनों ही फॉर्मूले डिराइव किए थे। वो फॉर्मूले फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला दोनों ही डिराइव करना इसलिए जरूरी था विद्यार्थियों, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत काम के हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो सिलेबस हैं उनमें ये काम आते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी था। ठीक है ना। अब फॉर्मूले डिराइव होने के बाद में अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर कि इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है विद्यार्थियों। ठीक है, आई रिपीट, इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है। सो लुक एट दिस, ये आपके सामने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। ठीक है ना। और अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो आपको किसी भी yp की वैल्यू, इस yp को आप yx भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। yx इज इक्वल टू yp इज इक्वल टू y0 प्लस p del y0 p माइनस p इंटू p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del square y0 and so on. Now what is this p and what is this del y0? तो ये जो वैल्यूज हैं बच्चों, ये सारी की सारी आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से मिल जाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आना चाहिए, जो डेटा आपको दिया जाएगा उसके लिए। ठीक है ना। जितनी वैल्यूज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से निकलेंगी ना बच्चों, उतना ही लंबा आपका फॉर्मूला जाएगा। ये पहली चीज है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन डिराइव दिमाग में आता है ना कि फॉर्मूला लंबा कितना होगा। ठीक है ना, फॉर्मूला लंबा कितना होगा, हाउ एक्सपैंड दिस, मतलब कितना लंबा लेना है भाई, ऐसे तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जितनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से आपके पास में ये वैल्यूज निकलेंगी उतना ही लंबा फॉर्मूला होगा। नाउ व्हाट इज पी? भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, जिस x के लिए आपको, जिस गिवन x के लिए y फाइंड करना है, तो वो जो x है, ठीक, वो है आपका x जिसके लिए आपको y फाइंड करना है। सो x इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, x0 प्लस ph। तो p इज इक्वल्स टू कितना होगा, x माइनस x0 अपॉन में h। तो ये है आपकी p की वैल्यू। ठीक है ना। कई जगह पर कई सारे जो ऑथर्स होते हैं p की जगह u भी लेते हैं, p की जगह कुछ u या कुछ और टर्म भी यूज कर लेते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर x इज इक्वल टू x0 प्लस ph का मतलब यह है कि x0 में ph को ऐड करने पर आपको x मिल रहा है। अब ये p कुछ भी हो सकता है, p में भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0.2 0.3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मतलब p एक ऐसा फ्रैक्शन, में बी इट इज डेसिमल वैल्यू, में बी रियल नंबर कहूंगा कि p एक ऐसा रियल नंबर है जो h में मल्टीप्लाई होके x0 में ऐड होकर x आपको देता है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको जब फॉर्मूला ड्राइव किया होगा तब वहां पर भी इस चीज को हमने समझा था कि p को हमने ये क्यों लिया है विद्यार्थियों। ठीक, तो ये है बच्चों न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। नाउ इसी तरह से न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है उसमें yn की जरूरत होती है। व्हाट इज yn जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से निकलेगा और yn जो होता है, जो भी आपको डेटा दिया जाता है, x0 की करस्पॉन्डिंग y0, x1 की करस्पॉन्डिंग y1, x2 की करस्पॉन्डिंग y2, x3 की करस्पॉन्डिंग y3, इस डेटा पॉइंट में जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है वो होता है आपका yn। और जब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोग बनाते हैं ना बच्चों, तो वो क्योंकि नीचे से बनना शुरू होती है, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में नीचे की जो सारी वैल्यूज होती हैं वो हमें देती हैं इन वैल्यूज को। yn हमें निकाल के देती है वो वैल्यू, del yn निकाल के देती है, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, ये सारी वैल्यूज निकाल के देती है। p इज इक्वल्स टू होता है बच्चों, p इज इक्वल्स टू कितना होता है, वही x इज इक्वल्स टू xn प्लस ph, दिस इज द फॉर्मूला। और यहां पर जो p होता है, p इज इक्वल्स टू x माइनस xn अपॉन h, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है ना। ये होती है p की वैल्यू। ठीक है, इसको अपने एक बार फॉर्मूले से कंफर्म कर लीजिएगा, जहां तक मेरा ख्याल है p यही होता है, देयर इज नो चेंज। ठीक है ना। फिर भी ह्यूमन माइंड है, केमिकल है, कहीं गलती भी अगर हो जाए तो इसको कंसिडर कर लीजिएगा और अपने लेवल पे सही कर लीजिएगा। ठीक है।
ऐसी ऐसी कुछ गलतियां अक्सर करते रहना चाहिए टीचर्स को, ताकि बच्चे अलर्ट मोड पे रहें, हमेशा अलर्ट मोड पे रहें और कोई भी गलती को पकड़ लें और उसको सुधार लें और अपने टीचर को कहें कि सर आपने ये गलती करी है। अच्छा लगता है वैसे टीचर को ये सुनकर, ठीक है। चलिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं विद्यार्थियों के, ये दोनों ही फॉर्मूले यूज कब होते हैं विद्यार्थियों। तो ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है ना, इसको आपको तब यूज करना होता है जब जिस x के लिए आपको y फाइंड करना है वो x जो है वो नियर टू x0 हो। आई रिपीट, नियर टू x0 हो। कोई मतलब वो x जो है वो x0 के इस तरफ हो सकता है, नीचे x0 के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज करना है। मान लीजिए कि जिस x के लिए y आप उसने पूछा है वो इस xn के नियर है, यहां पे कहीं पर है, तो ऐसी स्थिति में आपको बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना चाहिए। यही चीज यहां पे लिखी भी है कि दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज ऑफ y नियर द बिगिनिंग ऑफ a सेट ऑफ tabulated values and extrapolating values of y a little backward of y0। मतलब y0 से थोड़ा ऊपर की वैल्यूज के लिए भी आप कर सकते हैं। अब यहां पे दो टर्म आ गए, एक तो एक्स्ट्रापोलेटिंग आ गया और एक इंटरपोलेटिंग आ गया, ठीक है ना। ये तो बच्चों जब अपन लोग x की वैल्यू जो है, जब x की जो वैल्यू है वो x0 और xn के बीच में कहीं पर होती है, तो उसको इस x के करस्पॉन्डिंग y को निकालने की जो प्रोसेस है उसको इंटरपोलेशन कहते हैं। और जब क्या कहते हैं, x जो है वो इस x0 और xn के बीच में कहीं ना होके आउटसाइड द इंटरवल होता है, x0 के इस तरफ या xn के उस तरफ होता है, तो ऐसी स्थिति में जो y निकालने की प्रोसेस है, फॉर्मूले दोनों यही यूज होंगे लेकिन प्रोसेस का नाम बदल जाएगा, इट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रापोलेशन। क्लियर है। तो ये तो हो गया बच्चों फॉर्मूले कब यूज करने हैं उसका एक इंट्रोडक्शन। फॉर्मूले कितने लंबे लेने हैं उसके ऊपर एक डिस्कशन। क्योंकि देखो, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं सीखना है, हमें यह भी सीखना है कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन हम क्यों पढ़ते हैं, है ना, कैसे उसको यूज किया जाता है, कहां यूज किया जाता है ना, ये सारी चीजें भी हमें सीखनी है। क्योंकि जब हम चीजों को समझते हैं तो हमें याद रखने में आसानी होती है, क्वेश्चंस को समझने में आसानी होती है और हम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इवन उस चीज को रियल लाइफ में यूज भी कर सकते हैं जब हम उसको समझते हैं, है ना, जब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं और उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन नहीं होता है फाइनल एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। क्वेश्चन आपको कुछ प्रॉब्लम जो रियल लाइफ से कनेक्टेड भी हो सकती है उससे कोरिलेट करता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मेरा यूज कर सकते हो, यानी इंटरपोलेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इन दोनों ही फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड। हम वहां पे ये भी सीखेंगे कि किस स्थिति में किस एक्स की वैल्यू के लिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करना है, किसके लिए बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करना है। ठीक है ना। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आपको आता है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ले ली है, बस आपको मैं डिक्टेट करूंगा और आपको समझना है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि कहां कैसे क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम बच्चों, इस क्वेश्चन को समझिएगा बिकॉज इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगा, बस मैं केवल क्वेश्चन को समझा के सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। लुक एट दिस क्वेश्चन। इन द टेबल बिलो द वैल्यूज ऑफ y आर consecutive terms of a series of which 23.6 is the sixth term. Find the first and 10th term of the series. ठीक है, ध्यान देना बच्चों कि ये एक सीरीज दिया हुआ है और उसने कहा है कि जो सिक्स्थ टर्म है वो सिक्स्थ टर्म बेसिकली क्या है, वो सिक्स्थ टर्म जो है वो 23.6 है। ये सिक्स्थ टर्म है, तो मतलब 6 को उसने 6 ही कहा, तो इसका मतलब 7th 8th और 9th, और उसने कहा है कि 10th टर्म, मतलब कि आपको 10 के लिए y क्या होगा ये फाइंड करना है, ये उसने क्वेश्चन में कहा। और साथ ही उसने ये भी कहा है कि फर्स्ट के साथ में, सॉरी 10th के साथ में आपको फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है। इट मींस दैट कि 2 1, इस 1 के करस्पॉन्डिंग यहां पर y की वैल्यू क्या होगी ये भी आपको फाइंड करना है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में उसने ये कह दिया है कि x इज इक्वल टू 1 के लिए
और y इज इक्वल्स टू 10 के लिए, सॉरी x इज इक्वल्स टू 10 के लिए, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 10 के लिए, दोनों के लिए ही y की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करिए। दोनों के लिए मतलब दो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है y की, एक जो कि इस x0 भाई y की जो x की जो पहली वैल्यू होती है टेबल में उसको हम लोग x0 कहते हैं, तो ये है x0, ये है आपका xn। तो एक x की वैल्यू x0 के निकट है, इसका मतलब इस 1 के करस्पॉन्डिंग y निकालने के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज होगा, और इस x इज इक्वल टू 10 के लिए जो कि xn यानी कि लास्ट टेबुलेटेड वैल्यू जो है उसके नजदीक है, इस x इज इक्वल टू 10 के लिए y निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है ना, चलिए आइए हम लोग टेबल बनाते हैं। सो दिस इज योर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आपको पता ही है कि कैसे बनाना होती है, ये आपके पास में x वैल्यूज होती हैं, ये आपके पास में y वैल्यूज होती हैं। दिस इज योर x0, फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए x0 मेन है और ये है आपका y0। ठीक है ना, आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी आती है, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस। ये जो आपने निकाला कैसे निकाला, इसमें से इसे माइनस किया तो यू विल गेट दिस वन। ये आपका क्या है, ये है आपका डेल y0। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज योर डेल टू y0। ये क्या है आपका, दिस इज योर डेल 3y0। ठीक, और ये क्या है आपका, ये है डेल 4y0। ठीक, तो दिस इज योर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और उससे ये वैल्यूज निकली। अगर आप इसी डेटा के लिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, जो कि आगे होगी भी, है ना, मैंने देखा नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो बस ये ऊपर के सिंबल चेंज हो जाएंगे और ये जो वैल्यूज है ना, ये आपका yn, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस yn, ये हो जाएगा आपका सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस yn, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस yn, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस yn। ठीक है ना, ये आपके पास वैल्यूज हो जाएंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए, लेकिन ठीक है वो नीचे होगा, है ना। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की मदद से हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें निकाल ली। ठीक, यहां पर x बराबर कितना है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, कहना सर 1 है। h की वैल्यू कितनी है, कहना सर h की वैल्यू भी आपके पास में 1 है। h कैसे निकाला भाई, ये जो वैल्यूज दी हुई है इनके बीच में डिफरेंस कितना है, कहना सर 1 है। x इज इक्वल्स टू 1 है, h इज इक्वल्स टू 1 है, so p is equals to x minus x0 upon h. Now x is equals to 1 minus what is x0? x0 is equals to है 3, तो x0 is equals to 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, h की जगह 1 लिखोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो तुम्हारे पास में p is equals to जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 2। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए चेक भी कर लेते हैं अब। ठीक, सो विद्यार्थियों p इज इक्वल्स टू -2 निकला। दिस इज योर फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट इज फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला? तो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है yx इज इक्वल्स टू y0 प्लस p डेल y0 प्लस p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2y0 प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 3y0। बस यहीं तक जा रहा है ना, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस तो जीरो हो गया है, तो फोर्थ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके आगे के सारे टर्म जीरो है। अब इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में जहां जहां पर x है बच्चों, वहां पर लिखेंगे 1, जहां पे y0 है वहां पर ये y0 की वैल्यू यहां पर ऊपर अपन लोगों ने निकाली थी, और p की वैल्यू -2 और डेल y0, डेल 2y0, डेल 3y0 पूरा का पूरा टेबल में दिया हुआ है। ये सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यू विल गेट, इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन सही करना, बस गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलतियां हो जाती हैं हमारे पास में, है ना। दिस इज योर y0 p अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल y0 p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2y0 प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 3y0, इसके बाद सब जीरो हो जाएगा एंड कैलकुलेट दिस 3.1, ये आपका आंसर आएगा। नाउ टू ऑब्टेन फर्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज करा, 10th टर्म
ऑब्टेन करने के लिए न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। xn इज इक्वल्स टू आपके पास में 9 है, लास्ट टर्म ये 9 है, xn इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 10 है, x इज इक्वल्स टू 10 के करस्पॉन्डिंग निकालना है वैल्यू, h इज इक्वल्स टू 1 है, तो p की वैल्यू जो निकालेंगे तो p इज इक्वल्स टू कितना होता है x माइनस xn अपॉन h। तो व्हाट इज योर x? x इज 10, xn इज 9 डिवाइड बाय h मतलब 1, यानी कि p इज इक्वल्स टू प्लस 1 आ जाएगा। ये देखो p इज इक्वल्स टू प्लस 1 है यहाँ पे। नाउ p इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 आ गया। अब बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को यूज करो। सो व्हाट इज द बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला? द बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज yx yx is equals to yn plus p first backward difference of yn plus p plus 1 upon factorial 2 second backward difference of yn plus p plus 1 p plus 2 divide by factorial 3 del 3 yn and plus so on। लेकिन क्योंकि इसके बाद के सारे टर्म जो है वो जीरो हैं, इसलिए फॉर्मूला केवल यहीं तक जाएगा। तो जहां जहां पर yn है बच्चों वहां पर लिख दीजिए ये 73.9, ये आप लोगों ने लिख दिया। p की जगह पर लिख देंगे आप 1, तो p की जगह पर 1 लिखेंगे। डेल वाई n की वैल्यू है आपके पास में 21.1, तो ये 21.1 आ गया। p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, तो आपके पास 4.5 आ गया। p plus 1 p plus 2 upon factorial 3 into थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn 0.5 लिख दिया, कैलकुलेट करा 100 आ गया। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई किसकी y10 की, ये y10। तो 10th टर्म भी आपने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म भी आपने निकाल दिया और ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो, कहीं पर मैं जल्दी बोल गया हूं, तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लेना। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, चीजों को समझने का प्रयास करना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप चीजों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, सो यस बच्चों, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा चीजों को, पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा और ना ही उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, मैं केवल क्वेश्चन समझाऊंगा, उसका सोल्यूशन नहीं। नाउ लुक एट दिस, the table given the distances in nautical miles of the visible horizon for the given height in feet above the earth surface, यानी कि अर्थ की सरफेस से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो फीट में आपको हाइट पता है, उस फीट में नॉटिकल माइल्स जो होता है वो कितने फीट के बराबर कितना होता है, ये आपको टेबल में दिया हुआ है। जैसे हाइट अगर 100 फीट है तो उस डिस्टेंस को हम 10.63 नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। 150 फीट अगर है तो उसको 13.03 नॉटिकल माइल बोलते हैं। 200 है अगर तो 15.04 नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। 250 है, इट मींस दैट कि जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो नॉटिकल माइल्स जो है वो कम होता जाता है। कम होता जाता है इन द सेंस कि ज्यादा फीट के लिए कम नॉटिकल माइल्स कैलकुलेट होगा। अब नॉटिकल माइल एक जनरल स्टडी का क्वेश्चन है कि नॉटिकल माइल होता क्या है। इसको ज्यादातर जो है वो एयरफोर्स या फिर फ्लाइट वगैरह जो है वो यूज करती हैं। इसको थोड़ा एक बार पढ़ लेना, मुझे लगता है कि जैसे जैसे हाइट पे हम जाते जाते हैं नॉटिकल माइल शायद कम होता जाता है। एक बार पढ़ना जरूर है ना, मैं इसको पूरी तरह से क्लियरली नहीं बता सकता कि व्हाट इज दैट नॉटिकल माइल। क्लियर? तो भाई ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि ये फीट है और ये उसके करस्पॉन्डिंग जो भी नॉटिकल माइल है वो आपको दिया हुआ है। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ y when x is equals to 218 फीट, पहली चीज, और दूसरा है 410 फीट। मतलब कि 218 का मतलब ये है कि जो x है वो यहां कहीं पर है। दिस इज x is equals to 218 और x is equals to 410 मतलब कि यहां कहीं पर है। x is equals to 410। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो x है ये इस x0 के ज्यादा नजदीक है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या यूज करने वाले हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। और ये जो x है ये 410
के ज्यादा 400 के ज्यादा नजदीक है, तो इसको निकालने के लिए यूज करने वाले हैं हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये आपके सामने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनी हुई है। इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज आपको करना है, इसी को ही बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए भी यूज करना है। आप चाहो तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अलग से भी बना सकते हो, बस सिंबल्स उसमें चेंज हो जाएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस सिंपली क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू फॉरवर्ड के लिए यूज करनी है, कौन सी वैल्यू बैकवर्ड के लिए यूज करनी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक और नई चीज है, ठीक है। क्या नई चीज है कि देखो, ये जो x है इस 200 के ज्यादा नजदीक है, 100 के ज्यादा के भी नजदीक है, लेकिन 200 के ज्यादा नजदीक है। तो पता है जब वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएगा तो इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में इसे वो x0 मानकर काम करने वाला है, ठीक है ना। इसे वो x0 मान के काम करने वाला है, ठीक है, राइट। अब आप पूछेंगे सर कि इसे अगर x0 ले लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? तो मैं कहूंगा कि नहीं, गलत तो नहीं होगा, लेकिन आंसर को अगर और एक्यूरेट करना है तो x0 आप हमेशा जिस x के करस्पॉन्डिंग y फाइंड करना है उसके नजदीक वाले को लीजिए, और उसी तरह से xn को भी उस x की वैल्यू को लीजिए जिसके नजदीक x है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मान लो x इज इक्वल टू 410 के करस्पॉन्डिंग y नहीं फाइंड करना होता, हमें फाइंड करना होता x इज इक्वल टू 360 की करस्पॉन्डिंग। तो उस केस में मतलब x इज इक्वल टू 360 भी फाइंड करना होता, तो हम इसे xn ले लेते हैं, हम इसे xn लेकर चलते हैं। किसे? 350 को। हम 400 को भी xn लेके चल लेते हैं ना, फॉर्मूला अप्लाई कर देते बैकवर्ड, तो भी कोई अंतर नहीं आता, थोड़ा सा बस डेसिमल में कुछ वैल्यूज का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको आंसर को और एक्यूरेट करना है तो यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का पता है सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि आपको सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी, है ना। ये जैसे आपने इसी को x0 मान लिया और टेबल बना डाला, ये देखो, जैसे इस 200 को इसने क्या कर दिया है बच्चों, इस 200 को ही इसने x0 मान लिया है, ये इसे x0 मान लिया, इसे मान लिया y0। तो ये जो बनेगा ना, इन दोनों का डिफरेंस होके ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये हो गया सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये हो गया थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये हो गया आपका फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। अगर हम इसे x0 मानते तो टेबल और लंबा चला जाता, मतलब एक यहां पर भी आता, फिर एक यहां पर भी आता, यानी दो वैल्यूज और आती हैं और फॉर्मूला भी और लंबा जाता, ठीक है ना। तो आपने इन सबको x0 मानकर ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया। अब जब बैकवर्ड डिफरेंस की बात आएगी, क्योंकि जो x है, xn है, उसी के नजदीक है 410, यानी कि ये xn है, तो ये होगा आपका yn, ये होगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, एंड दिस इज द फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, ठीक है ना। ये फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn हो जाएगा, ठीक। मेरी सलाह है कि ये टेबल बनने के बाद में, है ना, आप यहां पर लिख दीजिए कि फ्रॉम द टेबल लेट x0 इज इक्वल टू दिस वन, y0 इज इक्वल टू दिस वन, मतलब ऐसे लिख देना आप, फॉर दिस फॉर डिफरेंस टेबल from difference table let x0 is equals to 200, y0 is equals to 15.04, del y0 is equals to 1.77, del 2 y0 is equals to minus 0.16, del 3 y0 is equals to 0.03, del 4 y0 is equals to minus 0.01। आप ऐसे लिख दीजिएगा। सिमिलरली also
yn इज इक्वल्स टू व्हाट, xn इज इक्वल्स टू, पहले तो xn लिख देना, xn इज इक्वल्स टू 400, yn इज इक्वल्स टू कितना 21.27, यही है ना, ठीक है। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn इज इक्वल्स टू 1.37, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn इज इक्वल्स टू कितना 0.11, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn इज इक्वल्स टू कितना -0.01, एंड फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस, यही है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, सॉरी 0.2 आएगा ये, है ना। और फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn इज इक्वल्स टू -0.01। आप ऐसे लिख दोगे ना तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। पहले वाले क्वेश्चन में भी आप यही करिएगा कि ये लिख दीजिएगा तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जो वैल्यू यूज करने वाले हो वो ये है, और आपने एक ही टेबल से वो ले लिया है, अलग अलग टेबल्स आपने नहीं बनाई है, ठीक है ना। तो ये तो आ गया बच्चों वैल्यूज। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में रख देना है। और उसके लिए पता है आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है P की, ठीक है, और H की। तो P और H अगर ध्यान से देखें तो H कितना डिफरेंस है इनके बीच में, क्या ना 50 का डिफरेंस है, तो H तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब हालांकि ये शायद इसने लिख दिया है यहाँ पे, इफ वी टेक x0 इज इक्वल टू 200 देन y0 इज इक्वल टू दिस वन, ये लिख दिया, फोकटी मेहनत कर लिया अपन लोगों ने। सिंस x इज इक्वल टू 218, h इज इक्वल टू 50, तो p इज इक्वल टू आपके पास में ये फॉर्मूला है, h की p की वैल्यू 0.36 आ जाएगी। एंड दिस इज द योर फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में p की वैल्यू रख दो, y0 की वैल्यू रख दो, और जो टेबल से वैल्यूज मिल रही हैं उन सभी को रख दो, कैलकुलेट कर दो, एंड यू विल गेट द 15.696। अगर कहीं पे गलती अगर होगी तो कैलकुलेशन में हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैलकुलेशन की गलती से बचने के लिए पहले इसको कैलकुलेट करके आंसर लिखना, फिर इस टर्म को कैलकुलेट करके आंसर लिखना, फिर इसको कैलकुलेट करके आंसर लिखना, फिर सभी को एक साथ ऐड करना। माइनस प्लस का खास ख्याल रखना, हम अक्सर क्या कहते हैं, कम प्रैक्टिस के कारण माइनस प्लस की बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार जब आप x इज इक्वल टू 410 लेंगे, so this is a near the end of the table, so we use a Newton backward difference interpolation formula. So this is your xn, p की वैल्यू है, yn है, del yn है, सारी वैल्यूज लिख दी हैं उसने, और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, so we will get the answer, ठीक है ना। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये आपके पास है y410 की वैल्यू हो जाएगी। सारी वैल्यूज को जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आपके पास में 21.53 आ जाएगा। मैं पूरा इसलिए नहीं कर रहा हूं बच्चों ताकि आप कॉपी में इसको करें, यहां पे आप कॉन्सेप्ट को समझें और फिर अपनी कॉपी में प्रैक्टिस भी करें। ये ना करें आप लोग कि बस सर ने समझा दिया, हमको समझ में आ गया, अरे आसान सी चीज है, और कुछ भी नहीं करा, कॉपी में एक पन्ना तक नहीं लिखा आप लोगों ने। नो, अगर आपने ऐसा किया तो आप समझकर भी पेपर में क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। सो डू प्रैक्टिस, थोड़ा इनपुट दो, टाइम का समय दो, अपना पढ़ना पड़ता है बच्चों, ऐसे नहीं हो जाता है, ऐसी नॉलेज नहीं मिल जाता है। ऐसे के कहते हैं कोई गूगल का सीईओ नहीं बन जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ नहीं बन जाता है, या बड़ी बड़ी कंपनियों में साइंटिस्ट की पोस्ट पे नहीं चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आईएएस बनना है तो इंजीनियरिंग मत पढ़ो, कुछ और कर लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, लेकिन वहां पे भी 8-8 10-10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने का कोई विकल्प अभी तक नहीं बना है, जब तक कि इलॉन मस्क जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो चिप की मदद से दिमाग में ना उतार दे, ठीक है। पर तुम्हारी जनरेशन तो नहीं कर पाएगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन।